आज हम बात करेंगे 2008 के मुंबई हमलों की। एक ऐसा आतंकवादी हमला जिसने भारत की फाइनेंशियल कैपिटल को, मतलब पूरे शहर को 60 घंटों तक अपने घुटनों पर ला दिया था। ये कहानी है उन 3 दिनों की जिन्होंने मुंबई की रूह पर एक ऐसा जख्म दिया जो आज भी ताज़ा है। तारीख थी 26 नवंबर 2008। मुंबई के लिए ये एक आम दिन की तरह ही शुरू हुआ था, लेकिन शाम होते होते ये शहर आतंक की आग में जलने लगा। ये वो तारीख है जो हमारे देश के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इन 3 दिनों के कहर में 166 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। सोचिए, 166 जानें। हर एक के पीछे एक अपनी कहानी थी, अपने सपने थे जो उस दिन बेरहमी से खत्म कर दिए गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। पूरा शहर जैसे एक वॉर जोन बन गया था, जहां हर कोई बस डर के साए में जी रहा था। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? क्या ये अचानक हुआ? जी नहीं, ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था। इसके पीछे महीनों की प्लानिंग थी, जिसे पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा ने बड़ी ही बारीकी से तैयार किया था। और इस पूरी साजिश के पीछे था लश्कर-ए-तैयबा, जिसका सरगना था हाफिज सईद। इस संगठन का एक ही मकसद था, भारत में आतंक फैलाना, और इस बार वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे पूरी दुनिया हिल जाए। इस प्लान को जमीन पर उतारने में एक बहुत अहम किरदार था डेविड हेडली। एक जासूस के तौर पर उसने 2006 से 2008 के बीच मुंबई के कई चक्कर काटे। उसने ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इन सब जगहों की एक एक डिटेल, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, सब कुछ इकट्ठा करके लश्कर को सौंप दिया। मतलब आतंकवादियों को अपने टारगेट के बारे में सब कुछ पता था। अब हमला करने के लिए लोग भी तो चाहिए थे। इस मिशन के लिए 10 आतंकवादियों को चुना गया। ये कौन थे? ज्यादातर कम पढ़े लिखे नौजवान, जिन्हें धर्म के नाम पर बहकाया गया और उनके परिवार वालों को पैसों का लालच दिया गया। इन्हीं में से एक था अजमल कसाब, जिसे इस काम के लिए 1.5 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। और इन लोगों को कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं दी गई, बल्कि एक बहुत ही कठोर 5 चरणों वाली ट्रेनिंग से गुजारा गया। पहले उन्हें दिमागी तौर पर तैयार किया गया, फिर बेसिक हथियार चलाना सिखाया गया, और फिर रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड, जीपीएस जैसी एडवांस चीजों की ट्रेनिंग दी गई। यहां तक कि उन्हें समुद्र के रास्ते हमला करने के लिए तैराकी और नाव चलाने की भी ट्रेनिंग मिली। तो चलिए अब चलते हैं उन 60 घंटों के सफर पर। एक ऐसा सफर जो कराची से शुरू हुआ और मुंबई के तटों पर आकर एक भयानक तबाही में बदल गया। कहानी शुरू होती है 23 नवंबर को। 10 आतंकवादी कराची से एक नाव में निकले। रास्ते में उन्होंने कुबेर नाम की एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को हाईजैक किया, उसके नाविक को मार डाला और फिर उसी नाव से 26 नवंबर की शाम को मुंबई के एक मछुआरा कॉलोनी में चुपचाप उतर गए। मुंबई पहुंचते ही ये फौरन 2-2 की 5 टीमों में बंट गए। प्लान साफ था, शहर में एक साथ कई जगहों पर हमला करो ताकि ज्यादा से ज्यादा अफरा तफरी मचे, ज्यादा से ज्यादा दहशत फैले। और जब इन आतंकवादियों का सामना मुंबई पुलिस से हुआ तो हथियारों का फर्क साफ नजर आ रहा था। एक तरफ थे हमारी पुलिस के जवान, जिनके पास पिस्तौलें और पुरानी राइफलें थीं, और दूसरी तरफ थे ये आतंकी जो AK-47 और ग्रेनेड जैसे आधुनिक हथियारों से लैस थे। लेकिन इसके बावजूद हेमंत करकरे जैसे बहादुर अफसरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उनका सामना किया। हथियारों की कमी के बावजूद हिम्मत की कोई कमी नहीं थी, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले। सोचिए, उनके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी और सामने कस्साब AK-47 लिए खड़ा था। उन्होंने निहत्ते ही कस्साब की राइफल की नली पकड़ ली। उनके शरीर में 23 गोलियां लगीं, लेकिन उनके इस बलिदान की वजह से ही उनके साथी अजमल कस्साब को जिंदा पकड़ पाए। अब जब हालात काबू से बाहर हो रहे थे तो देश की सबसे एलीट फोर्स को बुलाया गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG, और यहीं से शुरू हुआ जवाबी कार्रवाई का वो मिशन जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। लेकिन एक दिक्कत थी, NSG का बेस दिल्ली के पास है, तो उन्हें मुंबई पहुंचने में 7 घंटे से ज्यादा लग गए। इस बीच मुंबई के अपने मरीन कमांडो यानी मार्कोज ने ताज और ओबरॉय होटल में मोर्चा संभाल लिया था और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। और इसी ऑपरेशन में हमें एक और हीरो मिले, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। जब वो ताज होटल में अपने साथी कमांडोज को बचाने के लिए अकेले ही आतंकवादियों के पीछे गए तो उनके आखिरी शब्द थे, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। ये उनके बेमिसाल साहस को दिखाता है। तो NSG ने एक एक करके तीनों जगहों को आतंकवादियों से मुक्त कराया।
नरीमन हाउस में हेलीकॉप्टर से कमांडो उतरे, ओबेरॉय में स्नाइपर्स की मदद ली गई और ताज में तो कमरे दर कमरे जाकर लड़ाई हुई। और आखिरकार 60 घंटों तक चले इस आतंक का अंत हुआ। 60 घंटों के बाद आतंक का ये खेल तो खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ न्याय और शहर के जख्मों को भरने का एक लंबा सफर। जो एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था, अजमल कसाब, उस पर मुकदमा चला और उसे मौत की सजा सुनाई गई। ऑपरेशन एक्स नाम के एक खुफिया मिशन के तहत 21 नवंबर 2012 को उसे फांसी दे दी गई। लेकिन इस न्याय की कीमत बहुत बड़ी थी। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 166 लोगों की जान गई। इनमें हमारे सुरक्षा बलों के 20 बहादुर जवान भी शामिल थे, जिन्होंने शहर की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी, और 9 आतंकवादी मारे गए। इस पूरी तबाही और दुख के बीच इंसानियत की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली जो आज भी याद की जाती है, और वो थे रतन टाटा। हमले के दौरान वो 3 दिनों तक ताज होटल के बाहर खड़े रहे और खुद राहत के काम की निगरानी करते रहे। और उन्होंने फौरन ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट ने सिर्फ ताज के कर्मचारियों की ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में हमले से प्रभावित हुए हर इंसान की मदद की। परिवारों को आर्थिक मदद दी, बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया और लोगों को मेडिकल और मेंटल हेल्थ सपोर्ट दिया। तो आज हम उन 20 जांबाजों को याद करते हैं, मुंबई पुलिस, मार्कोस और एनएसजी के वो हीरो जिन्होंने हमारे शहर को बचाते हुए अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है। एक शहर, एक देश आखिर कैसे ये सुनिश्चित कर सकता है कि ऐसे बलिदानों को, ऐसी वीरता को कभी भी भुलाया ना जाए।